I am Dr. Sadhna Pandey, Professor of Political Science, Institute for Excellence in Higher Education, भोपाल। आज हमारे इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो लिबरल आइडियोलॉजी ऑफ स्टेट। इसमें हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, स्टेजेज ऑफ लिबरलिज्म जिसमें क्लासिकल एंड मॉडर्न, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, समरी, रेफरेंसेस और लास्ट में जो प्रोग्रेस एक्सरसाइज है हम उसको कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद हम अगर आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो लिबरल आइडियोलॉजी ऑफ स्टेट है, तो उसमें हम देखेंगे कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की हिस्ट्री में इनिशियल स्टेज से लेकर आज तक स्टेट एंड पॉलिटिक्स के प्रति जो डिफरेंट आइडियाज़, थ्योरीज और फिलॉसफीज इस्टेब्लिश हुई हैं, जिनमें लिबरलिज्म, सोशलिज्म, फासिज्म, नेशनलिज्म, बहुत सी आइडियोलॉजी हैं, उसमें 20th सेंचुरी में ह्यूमन सोसाइटी पर जो सबसे अधिक इम्पैक्ट रहा वो लिबरल और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का रहा। और आज हम अपने इस लेक्चर में लिबरल आइडियोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे। लिबरल आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन अ कमिटमेंट टू इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, टॉलरेंस एंड कंसेंट। और हम लिबरलिज्म को कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअलिज्म के नाम से भी समझ सकते हैं। लिबरल आइडियोलॉजी का जो मेन पॉइंट है वो है कि इंडिविजुअल एंड स्टेट मीन्स, इसमें जो लक्ष्य है, जो साध्य है, वो व्यक्ति होता है, उसका सर्वोत्तम विकास है, ओवरऑल डेवलपमेंट, और जो राज्य है वो एक मीन्स या एक साधन के रूप में कार्य करता है। अब हम लिबरलिज्म के जो स्टेजेस हैं उनको देखेंगे और उसके ओरिजिन को समझेंगे। लिबरलिज्म का ओरिजिन 17th सेंचुरी में इंग्लैंड से माना जाता है एज ए सिस्टमेटिक आइडियोलॉजी के रूप में, और इसका जो पहला स्टेज है जिसे हम क्लासिकल लिबरलिज्म के नाम से जानते हैं, जिसमें स्टेट को एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा जाता है और इसमें इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सोशल इंटरेस्ट के ऊपर माना जाता है। हम लिबरल आइडियोलॉजी के जो खासकर जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उसके अगर थिंकर्स देखें तो सबसे पहले थॉमस हॉब्स का नाम आता है। हॉब्स का जो व्यू था वो इंडिविजुअल सेंट्रिक था। यद्यपि हॉब्स इंडिविजुअल का एक नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो लेते हैं, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल सेंट्रिक हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद हॉब्स जो सारी पावर है वो एक एब्सोल्यूट मोनार्क को दिलवा देते हैं, या उनके अकॉर्डिंग जो पावर है वो एब्सोल्यूट मोनार्क के पास जाती है। इसलिए हॉब्स को हम फाउंडर थिंकर ऑफ लिबरलिज्म तो नहीं मानते और उन्हें सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो लिबरल आइडियोलॉजी है उस रूप में जानते हैं। देन हम लॉक को देखते हैं। जॉन लॉक को फादर ऑफ द लिबरलिज्म के नाम से जाना जाता है। उनके अकॉर्डिंग स्टेट से पहले नेचुरल स्टेज में भी स्टेट के पास इंडिविजुअल के पास लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का राइट था। कॉन्ट्रैक्ट के बाद लॉक जो है एक लिमिटेड मोनार्क को इस्टेब्लिश करते हैं, और वो मोनार्क, वो किंग, वो रूलर अगर पब्लिक इंटरेस्ट में रूल नहीं करता तो जनता को उसे चेंज करने का भी अधिकार देते हैं। नेक्स्ट हम देखें, थॉमस पेन का नाम आता है। इसके बाद मॉन्टेस्क्यू का नाम आता है क्लासिकल लिबरलिज्म में। देन हम बेंथम को देखते हैं जिनकी मेन थ्योरी है जो इंडिविजुअल के प्लेजर पर बेस्ड है कि वो काम सही है, वो जस्टिफाइड है, जिसको करने से इंडिविजुअल को प्लेजर मिलता है। और स्टेट को भी वो ये कहते हैं कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की फिलॉसफी पर जाते हैं। ये भी एक क्लासिकल लिबरलिज्म के थिंकर हैं। देन हम एक बहुत ही रिनाउंड थिंकर हैं लिबरल आइडियोलॉजी के, जिसमें जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम आता है। मिल को हम जो हमारी सेकेंड स्टेज है जिसको हम मॉडर्न लिबरलिज्म के नाम से जानते हैं, उसमें स्टेट को एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन माना जाता है, और ये जो मॉडर्न लिबरलिज्म है ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड पब्लिक वेलफेयर। इसमें मिल का भी नाम आता है क्योंकि मिल ऐसे थिंकर थे लिबरल आइडियोलॉजी के जिन्होंने जो इंडिविजुअल की
थॉट्स ऑफ एक्सप्रेशन की जो लिबर्टी है उस पे वो विदाउट एनी लिमिटेशंस लिबर्टी देते हैं, और जो फंक्शंस की लिबर्टी है वहाँ पर वो कुछ पॉइंट पर स्टेट का लिमिटेशन एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट हम टी.एच. ग्रीन को जानते हैं, जो पॉजिटिव लिबर्टी के बहुत बड़े सपोर्टर माने जाते हैं कि व्यक्ति को के मॉरल डेवलपमेंट में जो ऑब्स्टकल आते हैं, स्टेट का काम उन ऑब्स्टकल को रिमूव करना होता है। नेक्स्ट हम लास्की को जानते हैं, मैकाइवर इस कैटेगरी में हम रखते हैं, जो दोनों ही थिंकर्स अगर हम देखें तो वो बहुलवाद के समर्थक हैं कि राज्य का एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में जिस तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो सोशल हो, एजुकेशनल हो, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो, उसी तरीके से राज्य का भी एक रोल इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में होता है। तो ये दो स्टेजेस हैं, टू कैटेगरी हैं क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म की। अब हम जो कैरेक्टरिस्टिक है लिबरल आइडियोलॉजी की, जो विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, उनको समझेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत हम ये रख सकते हैं कि इंडिविजुअल इज द सेंटर ऑफ लिबरल फिलॉसफी, कि पूरे लिबरल फिलॉसफी का जो सेंटर पॉइंट है वो इंडिविजुअल है। इनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी बॉडी पर केवल और केवल इंडिविजुअल का राइट होता है। इसलिए इंडिविजुअल की लिबर्टी, उसका इंटरेस्ट, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट ही एक मेन व्यू पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम कहें तो दूसरा फीचर इसके अंतर्गत हम रखते हैं फुल फेथ इन ह्यूमन विजडम। हम देखें कि मिडिल एज में यूरोप के अधिकांश देशों में जो क्रिश्चियनिटी था उसका बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। जो पोप थे वो जो भी रिलीजियस मीनिंग बताते थे शास्त्रों का वही माना जाता था। लेकिन 17th और 18th सेंचुरी यूरोप में रेनेसा का एज था, और थॉमस पेन जैसे जो थिंकर्स हैं उनके अकॉर्डिंग माई चर्च इज़ माई ओन, माई माइंड इज़ माई ओन चर्च, मतलब कि व्यक्ति के विजडम को रैशनल तरीके से उस हर चीज़ों को वो समझने लगा, साइंटिफिक ग्राउंड पर देखने लगा, और इसलिए इमोशन की जगह इंटेलिजेंस, व्यक्ति की विजडम को इम्पोर्टेंस दी गई। तो ये हमारा दूसरा फीचर जो लिबरल आइडियोलॉजी का वो माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक के रूप में हम ले सकते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ ए डायमेंशन ऑफ सोशल लाइफ। इसमें यह है कि व्यक्ति की सोशल लाइफ में पॉलिटिक्स का जो है उतना ही एक पार्ट होगा जैसे कि समाज के जो और इंस्टीट्यूशंस हैं, कल्चरल हैं, सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, एजुकेशनल हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसलिए केवल और एक इंस्टीट्यूट इस बात का क्रेडिट नहीं ले सकता, या स्टेट केवल इस चीज़ को नहीं कह सकता कि केवल उसी ने ह्यूमन के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले किया है। तो पॉलिटिक्स और स्टेट एक पार्ट है व्यक्ति के सामाजिक जीवन का। नेक्स्ट हम कहें तो नेक्स्ट फीचर के रूप में इंडिविजुअल एंड है और स्टेट मीन है, कि स्टेट को उसी एक्सटेंट तक इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए जहां तक वह व्यक्ति के इस लक्ष्य को फुलफिल करने में हेल्पफुल हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक सेकुलर स्टेट एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सेकुलर स्टेट का मतलब है कि स्टेट हैज़ नो डिक्लेयर रिलीजन ऑफ हिज ओन। स्टेट को रिलीजियस मैटर में न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि रिलीजन या धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला है। इससे स्टेट को अपने को अलग रखना चाहिए। नेक्स्ट फीचर इसका है कि फुल फेथ इन ह्यूमन विजडम। जो लिबरलिज्म है उसका ओरिजिन ही इस आधार पर हुआ है कि इंडिविजुअल की फ्रीडम पर, लिबर्टी पर बहुत ज़्यादा फोकस है। अगर हम यहाँ मिल को देखें तो मिल ने ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से किसी सामान्य व्यक्ति से कमज़ोर भी है तो भी अकॉर्डिंग टू मिल उसको उतनी ही लिबर्टी मिलनी चाहिए जितनी कि किसी एक नॉर्मल इंसान को मिलती है। यहाँ पर ग्रीन को हम कहते हैं कि ग्रीन जो है थोड़ा बहुत स्टेट का इंटरवेंशन ह्यूमन लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं कि स्टेट जो है एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है और जो लिबर्टी है उसको सभी के लिए एक्सेसिबल बनाता है।
ये ग्रीन का पॉइंट ऑफ व्यू है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आती है उसमें सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है कि लिबरलिज्म इज अगेंस्ट डिक्टेटरशिप, कि रूलर और रूल्ड, शासक और शासित दोनों को कानून के अकॉर्डिंग चलना होगा। और ग्रीन ने तो यहाँ तक कहा कि अगर शासक या राजा व्यक्ति के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता है, लॉ से ऊपर अपने को समझता है, तो जनता को वो उसके विरोध का भी अधिकार देते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है उसमें आता है फेथ इन डेमोक्रेसी। हमने शुरू में ही बताया था कि लिबरलिज्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअलिज्म। तो ये मानते हैं लिबरल आइडियोलॉजी के फिलोसफर्स, थ्योरिस्ट, कि इंडिविजुअल आर बॉर्न फ्री, इसलिए विदाउट उसकी कंसेंट के कोई भी उस पर रूल नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी का जो है लिबर्टी, राइट और पार्टिसिपेशन, इन सारे कोर इश्यूज को लिबरल आइडियोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो नेक्स्ट जो है फ्री एंड ओपन कंपटीशन, स्पेशली हम देखें तो इकोनॉमिक फील्ड में एडम स्मिथ, रिकॉर्डो, इन सारे लोगों ने ये बताया कि अगर ओपन कंपटीशन होगा मार्केट में तो जो कंज्यूमर है उसको चीज़ें सस्ती भी मिलेंगी और बेहतर भी मिलेंगी। और इस तरीके से जो इकोनॉमिक फील्ड में ये इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन सारी विशेषताओं को, फीचर को अगर हम समझें और उसके बाद हम देखें कि ये सारे तो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, बट कुछ आधारों पर लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। उसमें अगर हम पहला पॉइंट देखें तो ये कहा जाता है कि लिबरलिज्म में जो इंडिविजुअलिज्म का एक कंसेप्ट जोड़ा हुआ है कि स्टेट जी एक नेसेसरी इविल है। तो आलोचना ये की जाती है कि राज्य को हम बुराई के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते। राज्य ह्यूमन बीइंग की गुडनेस के लिए वर्क करता है और स्टेट का ये जो रोल है वो इससे भी जस्टिफाइड होता है कि पहले का जो स्टेट था वो पुलिस स्टेट था, बट धीरे 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 राज्य को एक वेलफेयर स्टेट के रोल में राज्य आया। तो ये इसी बात को जस्टिफाई करता है कि राज्य को केवल एक बुराई के रूप में, एविल के रूप में नहीं लिया जा सकता, बल्कि वो कई सारे पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है, जो कि शायद लिबरल आइडियोलॉजी ने उतनी गंभीरता से उसे नहीं समझा है। नेक्स्ट अगर हम कहें तो दूसरे आलोचना ये की जाती है कि रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। इसमें जैसे मिल हैं वो एब्सोल्यूट लिबर्टी की बात करते हैं। हाँ, ग्रीन ने थोड़ा बहुत स्टेट का इंटरवेंशन एक्सेप्ट किया है या पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर है, बट ये भी हमें सोचना चाहिए कि लिबर्टी, स्वतंत्रता, आज़ादी तभी तक आज़ादी है जब वो लिमिटेशंस के साथ मिलती है, प्रतिबंधों के साथ रहती है। अदरवाइज विदाउट एनी लिमिटेशन जो लिबर्टी है वो इनडिसिप्लिन में कन्वर्ट होती है। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट कहा जाता है कि फुल फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल इन इकोनॉमिक फील्ड, कि आर्थिक क्षेत्र में पूरी आज़ादी या स्टेट को बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक आलोचना का विषय है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो पूंजीपति हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो अमीर हैं, वो दिन प्रतिदिन अमीर होते जाएंगे और जो गरीब है वो डे बाय डे उसकी स्थिति जो है खराब होती जाएगी। तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ राज्य का इंटरवेंशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मिनिमम वेजेस की बात होनी चाहिए, कुछ वर्किंग आवर्स तय होने चाहिए। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। एक ये कहा जाता है कि इंडिविजुअल जो है नॉट होली सेल्फिश, इसमें व्यक्ति को एक सेल्फिश के नेचर के रूप में भी दिखाया गया है। व्यक्ति, ये बात सही है कि अपना हित, अपना इंटरेस्ट पहले देखता है, ये एक ह्यूमन नेचर है, बट व्यक्ति ह्यूमन अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ साथ सोशल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखता है, क्योंकि उसे ये भी अच्छे से पता रहता है कि उसके इंटरेस्ट को सही ढंग से जो फुलफिल होगा वो सोशल इंटरेस्ट के साथ ही होगा। तो इस आधार पर भी इसको आलोचना की जाती है कि व्यक्ति का केवल एक पहलू बताया गया है, जबकि व्यक्ति का एक जो दूसरा पहलू है, पॉजिटिव रोल है, उसको भी हमको रेखांकित करना होगा, उसको भी हमको समझना होगा। एक आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि बायोलॉजिकल जो लॉजिक है वो सही नहीं है।
जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ग्राउंड पर इसको सपोर्ट किया है कि योग्यतम के जीवित रहने का सिद्धांत, कि जब संघर्ष होगा जो दी बेस्ट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। तो आलोचना ये की जाती है कि ये जो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई नहीं हो सकती है, ये एनिमल्स की थ्योरी है। तो हम जो थ्योरी एनिमल्स पर अप्लाई होती है उसको एज इट इज़ हम ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई कर दें, ये संभव नहीं है। इन आधारों पर इस जो लिबरल आइडियोलॉजी ऑफ स्टेट है इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। अब अगर हम इस पूरे लेक्चर को समराइज करके इसका जो जिस्ट अगर समझे तो वो ये है कि लिबरल थ्योरी इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट आइडियोलॉजी, या थ्योरी में मतलब एक काफ़ी पुरानी विचारधारा के रूप में, ओल्डेस्ट आइडियोलॉजी के रूप में इस थ्योरी को माना जाता है। और दूसरी जो इस थ्योरी की सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिविजुअल के फ्रीडम को, उसकी लिबर्टी को काफ़ी ये प्रमोट करती है, उसी पर ये फोकस्ड है। और विद मिनिमल स्टेट इंटरफेरेंस, राज्य का कम से कम हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, व्यक्ति की। इसीलिए इसका जो जिस्ट है, जो एक इसका जो एम है लिबरल आइडियोलॉजी का, वो क्या है कि इंडिविजुअल एंड है, व्यक्ति उसका सर्वोत्तम विकास, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, ये एंड है, ये लक्ष्य है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। और स्टेट एक मीन्स है, एक जरिया है, एक साधन है व्यक्ति के उस लक्ष्य तक पहुंचने का। तो ये इस पूरे लिबरल आइडियोलॉजी का जो हमारा लेक्चर है, इसको इस तरीके से हम समराइज कर सकते हैं। अगर आप रेफरेंसेस में देखना चाहें और इसको विस्तार से पढ़ना चाहें तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं आपकी स्क्रीन पे, जिसमें कुछ वर्चुअल लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, वीडियोस हैं, कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं जिसमें वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप उसको भी पढ़ के, उसको भी समझ के और बेहतर तरीके से और अच्छी तरीके से इस जो लेक्चर है इसके और डिटेल में और एक्सप्लेनेशन इसका और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। Thank you very much.